जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने 1138 नंबर तक क्वेश्चन कर चुके थे, जिसमें हम दोस्तों आधातुओं के बारे में पढ़ रहे थे। और आज हम दोस्तों उसी आधातुओं की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए सल्फर और कार्बन से संबंधित को प्रश्न करेंगे और आधातुओं से संबंधित प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सल्फर सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम सल्फर के बारे में जान लेते हैं कि सल्फर क्या है। देखिए दोस्तों, अगर हम सबसे पहले हम सल्फर के बारे में जानते हैं कि सल्फर क्या है, तो सल्फर का जो हमारा सूत्र होता है, सिंबल होता है दोस्तों, उसका क्या होता है, एस होता है। और इसकी अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर हमारा 16 हो जाता है। और एटॉमिक मास की बात करें या मास नंबर की बात करें तो इसका 32 हो जाता है। साथ ही साथ दोस्तों इसका जो सॉलिड में इसका कलर, इसका देखिए, सॉलिड में इसका कलर जो होता है वो लाइट येलो होता है। जब सॉलिड होता है तब इसका कलर लाइट येलो यानी कि हल्की पीली सी होती है। देखिए, और ये सल्फर दोस्तों, ये क्या है, फ्री स्टेट में ये नहीं पाया जाता है। फ्री स्टेट में नहीं पाया जाने के लिए ये खुद से अपना ऑक्टेट को पूरा करने के लिए S8 बनाता है। क्या बनाता है, S8 बनाता है, यानी कि ये एलोट्रोप के रूप में काम करेगा। एलोट्रोप मतलब क्या है दोस्तों, खुद से ही रिएक्शन कर करके ये अपने आप को स्टेबल कर लेगा। और S8 हो गया दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया, S8 हो गया, एलोट्रोप्स सल्फर का ये एलोट्रोप्स हो जाएगा एक। और S8 की बात करें दोस्तों तो ये सबसे स्टेबल माना जाता है। S8 जो होता है ये इसे सबसे स्टेबल माना जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों इसका जो शेप हो जाएगा वो चतुष्फलकीय होता है, यानी कि जिसको हम रोम्बिक बोलते हैं। रोम्बस जो होता है ना दोस्तों, रोम्बस, इसलिए इसको रोम्बिक सल्फर बोला जाता है। रोम्बर कलर का होता है, मतलब यानी कि रोम्बस शेप का होता है, इसीलिए सल्फर कहा जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, जो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर होता है, उस रबर में इलास्टिसिटी को लाने के लिए उसमें सल्फर का ऐड किया जाता है। जो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर होता है, इसमें इलास्टिसिटी लाने के लिए सल्फर को ऐड किया जाता है, जिससे उसमें इलास्टिसिटी का गुण बढ़ जाता है। और साथ ही साथ ये हार्ड करने का काम करता है। और एक चीज़ दोस्तों, इसका जो गंध की बात करें, सल्फर का गंध, तो ये प्याज की तरह गंध देता है। क्या करता है ये प्याज या लहसुन की तरह बदबू मारता है। प्याज या लहसुन की तरह से इसका ये बदबू मारता है। और साथ ही साथ गैस जो हमारा एलपीजी गैस होता है, उसमें हमारा ये क्या करता है, ये मिथाइल के साथ, यानी कि मिथाइल के साथ सल्फर ऐड होता है, यानी कि मिथाइल मरकैप्टन बनाता है। क्या बनाता है, मिथाइल मरकैप्टन बनाता है, जिसके कारण गैस जो एलपीजी गैस होता है उसमें हमारा बदबू देता है, बदबू यानी कि गंध देता है, जिसकी वजह से हम जान पाते हैं कि गैस एलपीजी हमारा गैस है। वरना एलपीजी गैस का कोई गंध नहीं होता है, उसमें मिथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है, जिसकी वजह से उसका कोई, यानी कि जो एलपीजी का होता है वो गैस होता है उसमें, मिथाइल मार्केप्टेन। अब हम दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं। सल्फर का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो हम लोगों ने क्या देखा, जो सल्फर का रासायनिक प्रतीक होता है एस होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के भी बारे में देख लेते हैं दोस्तों। सल्फर का कितना होता है 16, यानी कि पहली कक्षा में कितना होगा 2, फिर 8, और फिर कितना हो जाएगा 6, यानी कि ये हमारा क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, यानी कि इसकी जो हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया 6 हो गया, लेकिन वैलेंसी जो हो जाएगा वो -2 हो जाएगा, यानी कि संयोजकता 2 हो जाएगा और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बहुपरमाणिक है। बहुपरमाणिक मतलब क्या दोस्तों, जो तत्व फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है वो क्या करता है, वो खुद से रिएक्शन कर लेता है। जैसे कि यहाँ पे अगर ऑर्गेन की बात करें तो ऑर्गेन का ये फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता, क्योंकि ये अक्रिय गैस है। ये अक्रिय गैस है, और अक्रिय गैस हमें हमेशा जो होता है वो एक परमाणुविक होता है, एक परमाणुविक होता है, माणुक होता है, यानी कि 1 एटोमिसिटी होता है इसका। क्योंकि देखिए ऑर्गन यहाँ पे फ्री स्टेट में पाया जाता है तो ये एक होता है। जैसे कि हम हीलियम की बात करें या नियोन की बात करें, ये कहीं भी ये जो इसके, यानी कि नियोन को Ne2 नहीं लिखा जाता, हीलियम को He2 नहीं लिखा जाता। तो इसीलिए इसका क्या होता है, एकल परमाणु होता है या एक परमाणु होता है।
और अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम को भी कभी दोस्तों Na2 फ्री स्टेट में सिंगल में नहीं लिखा जाता है, हमेशा सोडियम Na ही लिखा जाता है। और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की बात करें तो देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन जो हमारा होता है वो फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन के खुद से क्या करता है, एलोट्रॉप बनाता है और खुद से O2 बना लेता है। तो अगर इसकी एटोमिसिटी की बात करें तो 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन की एटोमिसिटी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे सल्फर की बात करें दोस्तों, तो सल्फर अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करता है, S8 बनाता है। क्या बनाता है, S8 बना लेता है, जिसकी वजह से ये 8 इसका क्या हो जाता है, एटोमिसिटी हो जाता है। सल्फर की एटोमिसिटी की बात करें स्टेबिलिटी में, तो उसका एटोमिसिटी 8 होता है या परमाणुकता 8 होता है। तो जो यहाँ पे बहुपरमाणु की बात किया गया है, तो सल्फर यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये हमारा 2 है, तो इसका मतलब क्या है, डायटोमिसिटी है, यानी कि डाय मतलब 2 होता है, और यहाँ पे हमारा 8 है, यानी कि 2 से अधिक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बहुपरमाणविक बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा सल्फर 8 यानी कि सल्फर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय नहीं है, क्षारीय नहीं है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं दोस्तों, जो पहला ग्रुप का हमारा तत्व था वो क्या होता है, क्षारीय होता है, क्षारीय धातु होता था। तो हे, ली, ना, कर, रब, से, फरियाद, ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट ग्रुप का तत्व हो गया, जिसमें से सभी को हम क्या जानते हैं, इन सभी को क्षारीय मेटल के रूप में जानते थे, यानी कि अल्कलाइन मेटल या क्षारीय धातु के रूप में जानते थे, क्षारीय धातु या क्षारीय धातु के रूप में या तो अल्कलाइन मेटल के रूप में जानते थे। तो यहाँ से दोस्तों अगर देखें तो ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो सोडियम दिया गया है, जो कि हमारा सोडियम है। लिथियम की बात करें तो लिथियम भी हमारा है यहाँ पे। पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम भी हमारा है इसमें। लेकिन सल्फर की बात करें तो ये हमारा क्षारीय धातु के ग्रुप में या ग्रुप नंबर 1 पे नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो क्षारीय धातु नहीं होगा वो सल्फर सही आंसर हो जाएगा, जो एक क्षारीय धातु नहीं होगा। रबड़ को ताकत प्रदान करने या अधिकतम लोच एवं स्थायित्व प्रदान करने हेतु सल्फर और ताप से उच्चारित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने क्या देखा कि वल्कनाइजेशन ऑफ रबर में उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। शुरू में ही हम लोगों ने देख लिया था, रबर कोई बनता है, पहले मोनोमर होता है। क्या होता है, मोनोमर। और मोनोमर से मोनोमर जब मिलता है, यानी कि एक से दो से अधिक मोनोमर जब मिलता है, तो वो क्या करता है, वो पॉलीमर बनाता है। क्या बनाता है, पॉलीमर बनाता है। उसी सल्फर ऐड करेंगे तो उसमें इलास्टिसिटी आ जाएगा, और साथ ही साथ उसमें क्या होगा, हार्डनेस भी आएगा। क्या आएगा, हार्डनेस आएगा। तो वल्कनाइजेशन प्रोसेस से उसमें हार्डनेस को लाया जाता है। अगर हम लोहे की बात करें दोस्तों, तो लोहे में हमारा हार्डनेस लाने के लिए उसमें कार्बन को ऐड किया जाता है, उसमें कार्बन को ऐड किया जाता है, जिससे लोहे में क्या होता है, हार्डनेस बढ़ता है, लोहे में हार्डनेस बढ़ता है। उसी प्रकार रबड़ में हार्डनेस या इलास्टिसिटी लाने के लिए सल्फर को ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे सी नंबर का हमारा वल्कनाइजेशन ऑफ रबर में सही आंसर हो जाएगा। सल्फर ने अपना नाम किस भाषा से लिया है। देखिए दोस्तों, जो अधिक भाषा तत्वों का लिया गया है, या तो वो लेटिन होता है या तो वो ग्रीक होता है, या तो लेटिन होता है या तो ग्रीक भाषा होता है। लेकिन जो सल्फर हमारा लिया गया है वो लेटिन भाषा से लिया गया है। तो ए नंबर का यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्याज काटते समय आंसू में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन सा है। इस स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने देखा दोस्तों, उसमें क्या होता है, सल्फर का कंपाउंड पाया जाता है, उसमें सल्फर का कंपाउंड पाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर हम मुख्य रूप से बात करें तो सल्फर हमारा किस में पाया जाता है, जैसे कि जो हमारा प्याज हो गया, प्याज में पाया जाता है। लहसुन हो गया, लहसुन में भी पाया जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों, जो अंडा होता है हमारा, अंडे में भी सल्फर पाया जाता है। और सरसों का तेल जो होता है, सरसों का तेल आप देखेंगे दोस्तों, सरसों का तेल से भी आंख में जलन पैदा करता है। तो जो सरसों का तेल होता है, सरसों का तेल में भी सल्फर पाया जाता है, सरसों का तेल में भी सल्फर पाया जाता है। डैश की उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होती है जिससे हमें एलपीजी सिलेंडर लीक होने का पता चलता है। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने क्या देखा था, जो हमारा CH3S होता है उसे हम क्या बोले थे, मिथाइल मार्केप्टन बोला जाता है, मिथाइल
मार्क कैप्टन, इसी की वजह से क्या होता है दोस्तों, गैस में जो हमारा होता है, इसी एलपीजी गैस होता है, एलपीजी गैस का कोई दोस्तों वो कलरले वो क्या होता है, कलरलेस, कलरलेस और स्मेललेस होता है। स्मेललेस यानी कि गंधहीन होता है, स्मेल लेस होता है, इसमें कोई गंध नहीं होता है। ये क्या था, एलपीजी कलरलेस और स्मेललेस होता है। लेकिन इसमें जब हम एलपीजी में क्या करते हैं, जब हम मिथाइल मार्केप्टन गैस को मिलाते हैं तो ये अपना जो मिथाइल मार्केप्टन है अपना गैस यानी कि अपना गंध को छोड़ देता है एलपीजी में, जिसकी वजह से जो गैस महकता है वो मिथाइल मार्केप्टन की वजह से महकता है। जो हमारा क्या है, एक यहाँ पे सल्फर का कंपाउंड है, सल्फर का कंपाउंड कहलाएगा ये हमारा क्या होगा, सल्फर का कंपाउंड होगा। तो सल्फर का कंपाउंड यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा, जिसकी वजह से जो एलपीजी गैस हमारा होता है गंध देता है। सल्फर की परमाणुता क्या है, ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने क्या देखा, सल्फर जो हमारा होता है S8 में आता है। तो S8 की बात करें तो क्या हमारा एक परमाणु नहीं होगा, त्रिपरमाणु, द्विपरमाणु, जिसमें एक एटॉमिसिटी होगा, एक परमाणु, दो होगा दो, द्वि और तीन होगा तीन, लेकिन यहाँ पे बहुपरमाणिक हो जाएगा क्योंकि दो या तीन से अधिक है। तो 8 क्योंकि होता है इसका एटॉमिसिटी, तो ए नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधात्विक खनिज है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधात्विक खनिज है, अधात्विक यानी कि दोस्तों वो क्या होगा, अधातु होगा, क्या होगा, अधातु होगा, क्या होगा, अधातु, अधातु। तो चांदी की बात करें दोस्तों तो ये सिल्वर हमारा क्या है, सिल्वर हमारा धातु है। और प्लेटिनम की बात करें तो प्लेटिनम भी हमारा क्या है, धातु है। और आयरन की बात करें तो आयरन भी हमारा क्या है, यानी कि लोहा भी क्या है, धातु है। और यहाँ पे गंधक की बात करें दोस्तों तो सल्फर को गंधक कहा जाता है, सल्फर को गंधक के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे हमारा बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो गंधक दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे दोस्तों कार्बन से संबंधित प्रश्न को करेंगे। देखिए दोस्तों, कार्बन के बारे में पढ़ने से पहले हम क्या जानते हैं, अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन का हमारा कितना होता है, कार्बन के एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। और इसकी मास की बात करें या द्रव्यमान की बात करें तो इसका 12 होता है, कितना होता है, 12 होता है। और किसी भी अगर किसी भी तत्व का दोस्तों उसका द्रव्यमान या भार पता करना होता है तो उसे हम C12 या सी के 12वें भाग से तुलना करके द्रव्यमान निकालते हैं। किसी भी तत्व का अगर द्रव्यमान निकालना हो तो कार्बन 12 को बेस मान करके सबका द्रव्यमान को निकाला जाता है। और अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर सबसे अधिक किसी को कोई अगर रिएक्शन करता, कोई अगर चेन बनाता है या रिएक्शन करता है या श्रृंखला बनाता है तो वो हमारा कार्बन होता है, क्या होता है, कार्बन होता है। अरे अगर इसकी वैलेंसी की बात करें दोस्तों तो इसका फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख लेते हैं। इसका 6 होता है तो 6 का यानी कि 2 और 4, तो इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करना होगा, 4 इलेक्ट्रॉन को चाहिए। तो या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके कर सकता है ऑक्टेट पूरा, या तो गेन करके कर सकता है। तो दोनों स्थिति में इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दोनों स्थिति में इसका वैलेंसी 4 हो जाएगा और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हम दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर अप्रूव की बात करें तो कार्बन का बहुत सारे अप्रूव होता है, जैसे कि फ्लोरीन हो गया, फ्लोरीन फ्लोरीन हो गया, डायमंड हो गया, डायमंड हो गया, कोयला हो गया, और बहुत सारे इसका एलोट्रॉप को देखा जाता है। अब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। कार्बन द्वारा प्रदर्शित श्रृंखला गुण निम्न में से किस गुण को दर्शाता है। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने क्या कहा कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर सबसे बड़ा सीरीज और सबसे बड़ा रिएक्शन करने वाला जो तत्व होता है वो हमारा कार्बन होता है। तो यानी कि जो श्रृंखला के रूप में, सीरीज के रूप में करता है। इसके बारे में भी हम दोस्तों देखेंगे। ये क्या कहलाएगा यहाँ पे, स्व अपहासन गुण है। तो ये बिल्कुल नहीं है दोस्तों। परमाणुओं की लंबी श्रृंखला बनाने हेतु स्व संयोजन क्षमता है, यानी कि कार्बन खुद से रिएक्शन कर करके वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बना देता है। जैसे कि हम डायमंड की बात करें दोस्तों, तो डायमंड में सिर्फ कार्बन ही कंपाउंड होता है। डायमंड क्या होता है, सिर्फ कार्बन का ही कंपाउंड होता है। और फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन में ही सिर्फ कार्बन का ही कंपाउंड होता है, यानी कि सिर्फ कार्बन ही होता है। तो वो खुद से
यानी कि स्व संयोजन मतलब खुद से रिएक्शन कर करके वो उसकी क्षमता को बढ़ा देता है। तो बी नंबर का यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस तत्व का कठोरतम प्राकृतिक अपरूप पाया जाता है? देखिए दोस्तों, अगर कार्बन का हमने क्या जाना है, जो डायमंड हमारा है वो सबसे कठोरतम है। डायमंड हमारा क्या है, सबसे कठोरतम अपरूप है कार्बन का। सबसे कठोरतम एप्रूप या एलोट्रॉप है, एलोट्रॉप। तो यहाँ पे हमारा कार्बन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कार्बन का इनमें से कौन सा गुण कार्बन यौगिकों की अधिक संख्या के लिए उत्तरदायी है? तो देखिए दोस्तों, अभी हम लोगों ने सेम क्वेश्चन क्या पढ़ा था कि वो खुद से रिएक्शन कर करके क्या बनाता है, रिएक्शन करता है। या तो हम दोस्तों यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं, जैसे कार्बन की एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 2 और 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2 और 4। और इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये कार्बन क्या करेगा, ये कार्बन क्या करेगा, ये खुद इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यानी कि इसकी 72 कक्षा में जो होगा वो 4 इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये क्या करेगा, इसके पास की बात करें अगर, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को वो शेयर करेगा, या तो ये 4 हाइड्रोजन से शेयर कर लेगा। अगर जैसे ही 4 हाइड्रोजन को ये शेयर करता है तो इसका ऑक्टेट क्या होता है, पूरा हो जाता है। इसका ऑक्टेट क्या होता है, पूरा हो जाता है। और अगर इसकी कार्बन कंपाउंड की बात करें दोस्तों, या एलोट्रोप की बात करें, तो एक कार्बन की 72 कक्षा में कितना होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये फिर से ये कार्बन क्या करेगा, यहाँ पे इस कार्बन से करेगा, फिर यहाँ से एक कार्बन से करेगा, और इसी तरह से कार्बन कार्बन से रिएक्शन करते करते फिर ये 4 कार्बन से रिएक्शन करेगा, फिर ये 4 कार्बन से रिएक्शन करेगा। इसी तरह से करते करते ये डायमंड का रिएक्शन करता बनाता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो 72 कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन उसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए चाहिए, उतने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो शेयर करेगा। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर रहा है, तो 4 इलेक्ट्रॉन किसमें है, 4 एक इसमें है और इसमें है। लेकिन ये हमारा जो रिएक्शन करता है वो किसमें करता है, सीरीज में करता है। जैसे कि यहाँ पे ये, यहाँ पे कार्बन कार्बन के साथ करेगा, तो ये कार्बन करेगा तो इसको कितना हाइड्रोजन चाहिए, इसको 3 हाइड्रोजन चाहिए, इसको भी कितना चाहिए, 3 हाइड्रोजन चाहिए। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, C2H6। तो यहाँ पे ये हमारा क्या सीरीज में होता है। इस सीरीज में इसी तरह से क्या रिएक्शन करते जाता है, फिर से कार्बन इधर भी कार्बन ऐड कर सकते हैं। ये सीरीज में श्रृंखलन में करते रहता है। यहाँ पे श्रृंखलन बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कार्बन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कार्बन एक उत्कृष्ट गैस है, बिल्कुल नहीं। उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस हम किसको बोलते हैं, 18वें ग्रुप के तत्व को बोलते हैं। कार्बन प्रकृति में उप धातु है, बिल्कुल नहीं दोस्तों। जो कार्बन हमारा है एक आधातु है। कार्बन क्या है, आधातु है। कार्बन क्या है, आधातु। कार्बन प्रकृति में धातु है, बिल्कुल नहीं। कार्बन प्रकृति में क्या है, आधातु है। तो 3 नंबर का हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लोरीन में कितने कार्बन परमाणु फुटबॉल की आकृति जैसी संरचना में व्यवस्थित होते हैं? तो देखिए दोस्तों, क्लोरीन में जो कार्बन होता है यानी कि C60 होता है। क्या होता है, C60 यानी कि 60 कार्बन होता है। क्या होता है, 60 कार्बन। तो सी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो फ्लोरीन में 60 कार्बन होते हैं। कार्बन के किस रूप का प्रयोग शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है? देखिए दोस्तों, स्नेहक मतलब क्या होता है, लुब्रिकेंट होता है, लुब्रिकेंट। और लुब्रिकेंट का क्या काम क्या होता है, ये फ्रिक्शन को कम करने का काम करता है। फ्रिक्शन को कम करना, या तो जो घर्षण होता है, घर्षण को क्या करने का काम करता है, कम करने का काम करता है। तो दोस्तों, अगर इसमें बात करें तो कोयला भी क्या है हमारा, कार्बन का अप्रूप है। हीरा भी कार्बन का अप्रूप है, यानी कि कोयला भी और कोक भी। और ये ग्रेफाइट भी क्या है, कार्बन का अप्रूप है। तो यहाँ पे दोस्तों जो लुब्रिकेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है वो ग्रेफाइट का किया जाता है। ग्रेफाइट का पाउडर बना के, ग्रेफाइट का पाउडर बना के इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेफाइट हमारा दोस्तों जो पेंसिल में जो स्केच पेंसिल होता है, उसमें जो हमारा पाया जाता है, जो स्केच पेंसिल होता है वो हमारा ग्रेफाइट होता है, जो कि कार्बन का ही प्रूफ है, ग्रेफाइट होता है। तो यहाँ पर डी नंबर का हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिसे एक लुब्रिकेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, या तो स्नेहक के रूप में। कार्बन के इनमें से किस यौगिक की पिंजरे जैसी संलेख वाली संरचना होती है, जो सॉकर बॉल के सदृश होता है? देखिए जो हम लोगों ने क्या देखा था,
जो फ्लोरीन होता है कार्बन C16 यानी कि C60, फ्लोरीन जो होता है C60 कार्बन का, तो ये हमारा दोस्तों बिल्कुल एकदम फुटबॉल की जैसी संरचना होता है इसका। इसका क्या होता है? फुटबॉल की संरचना के जैसा होता है, फुटबॉल की जैसा। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों सी अंक डी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो एक सॉकर बॉल या फुटबॉल की तरह दिखता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का क्रिस्टलीय अप्रूव नहीं है? ये देखिए दोस्तों, क्रिस्टलीय मतलब क्या आप लेते हैं? क्रिस्टलीय अणु की बात करें, क्रिस्टलीय या क्रिस्टलाइन जो होता है, इसका क्या होता है? क्रिस्टलाइन का अर्थ ये हुआ, इसका शेप और साइज क्या होगा? फिक्स्ड शेप और क्या होगा? साइज भी होगा। फिक्स्ड शेप और क्या होगा? साइज होगा, यानी कि निश्चित शेप होगा। तो यहाँ पे दोस्तों ग्रेफाइट का भी हमारा क्या देखा हम लोगों ने? फुटबॉल की तरह साइज था। और फ्लोरीन का भी, और ग्रेफाइट हमारा पेंसिल में जो लगा होता है उसका, इसका भी क्या होता है? एक फिक्स शेप होता है। फ्लोरीन का भी फिक्स शेप होता है, साइज होता है। और हीरा का भी फिक्स शेप साइज होता है। तो यहाँ पे कोक हमारा जो होता है दोस्तों, कोक का फिक्स शेप और साइज नहीं होता। कोक का क्या होता है? फिक्स शेप साइज नहीं होता है, इसके कारण ये नहीं पाया जाता। यानी कि ये हमारा क्या है? ये एमोफस सॉलिड है। एमोफस सॉरी, एमोफस हम इसको कह सकते हैं। एमोफस यानी कि एमोफस मतलब क्या होगा? जिसका शेप और साइज फिक्स नहीं होता है। फिक्स शेप और साइज क्या होता है? नहीं होता है, यानी कि नॉन फिक्स्ड, नॉन नॉन क्रिस्टल भी इसको कह सकते हैं। एमोफस या तो नॉन क्रिस्टल कह सकते हैं, जिसका फिक्स शेप और साइज नहीं होता है। यहाँ पे हमारा कोक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो क्रिस्टलीय अप्रूव नहीं है। अप्रूव ये भी, कोक भी अप्रूव है, लेकिन क्रिस्टलीय अप्रूव नहीं है, यानी कि फिक्स शेप साइज वाला अप्रूव नहीं है। ये कथनों पर विचार करिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक होता है? बिल्कुल गलत दोस्तों। ग्रेफाइट हमारा क्या है? एक अधातु है। ग्रेफाइट हमारा क्या है? कार्बन का अपूर्ण है, और यह एक क्या है? अधातु है। लेकिन अधातु होने के बावजूद भी ये गुड इलेक्ट्रिक गुड इलेक्ट्रिसिटी करंट का कंडक्ट करेगा। ये इसमें इसके थ्रू से क्या होता है? करंट फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है। तो ये पहला कथन क्या हो गया? बिल्कुल गलत हो गया। ये करंट इसके थ्रू से पास करता है। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु तमाम तल में 3 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ बंध बनाकर जुड़ा होता है, जिससे षट्कोणीय कार्बनीय हेक्सा यानी कि हेक्सागोनल एरे बना बनती है। यहाँ पे दोस्तों जो डी नंबर का यानी कि दूसरा कथन भी क्या है? बिल्कुल सही कहा गया है। जैसे कि हम लोगों ने क्या देखा था, जो पेंसिल हमारा बनाया जाता है उसको इस शेप में दर्शाया जाता है। पेंसिल हमारा क्या होता है? इस शेप में दर्शाया जाता है, जो कि छेद फलक का होता है, यानी कि हेक्सागोनल टाइप में होता है। तो ये कथन भी क्या है? बिल्कुल सही बताया गया है। यानी कि यहाँ पे दोस्तों जो बुक में लिया गया है, डी नंबर का ऑप्शन लिया गया है, जो कि बिल्कुल गलत होगा। बिल्कुल क्या होगा? गलत होगा। हाइट हमारा होता है ये कुचालक होता है। अगर आपको चेक करना है कि ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक होता है या नहीं, तो आप इससे लाइट के पावर में जो बिजली होता है घर के होम अप्लायंस में, उसका इस्तेमाल करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरा नंबर का क्या है कथन? यानी कि डी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल गलत आंसर लिया गया है। जो सही आंसर हमारा होगा केवल 2 नंबर का होगा। यहाँ पे क्या होगा? केवल 2 नंबर, यानी कि कथन 2 सत्य है और कथन 1 क्या है? असत्य है। तो सही आंसर जो हमारा होगा ए नंबर का यहाँ पे हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का हो जाएगा। तो जो बुक में डी नंबर का आंसर लिया गया है वो गलत लिया गया है। वो क्या किया गया? गलत लिया गया, क्योंकि ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक नहीं बल्कि सुचालक होता है, क्योंकि इसमें करंट पास होता है हमारा। क्या होता है? करंट पास होता है। इस अधातु का अवरोध विद्युत का सुचालक होता है। तो वो दोस्तों हमारा कार्बन का अवरोध जो होता है ग्रेफाइट, देखिए दोस्तों ग्रेफाइट यहाँ पे आ गया। पिछला क्वेश्चन में क्या बोला था? विद्युत का क्या होता है? सुचालक बता दिया था ग्रेफाइट को, लेकिन यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि विद्युत का सुचालक होता है। तो कार्बन का अवरोध जो ग्रेफाइट होता है वही क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। तो यहाँ पे हमारा ए नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेखन पेंसिल में है, देखिए जो लेखन पेंसिल यानी कि हम लोगों ने जो लिखते हैं पेंसिल से, तो उसमें हमारा क्या होता है? ग्रेफाइट पाया जाता है, जो कि कार्बन का क्या है? एक अफ्रूट है। तो डी नंबर का यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तेरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोट में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है। देखिए दोस्तों अगर कोई इलेक्ट्रोड बनाता है, तो इलेक्ट्रोड बनाने के बाद वो क्या करता है? जैसे कि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोड की बात करें, तो ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाया? O2 बना लिया।
तो ये O2 बनाने के बाद ये क्या हो गया, अस्टेबल हो गया। अगर ये अस्टेबल हो गया, इसका मतलब इसकी कक्षा क्या हो चुका है, इसका ऑक्टेट या कक्षा पूरा हो चुका है। तो इसमें जो वैलेंसी होगा कितना, 0 होगा, क्योंकि इसका ऑक्टेट ऑक्टेट पूरा हो चुका है। उसी प्रकार जब कार्बन कार्बन का जो अवयव बनाएगा हीरे का या डायमंड का, तो उसमें दोस्तों वो अपना ऑक्टेट को क्या कर चुका होगा, पूरा कर चुका होगा। और ऑक्टेट को जब पूरा कर चुका होगा, तो इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें जो वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो 0 होगा। वैलेंसी क्या होगा, 0 हो जाएगा। यानी कि उसका संयोजकता या इलेक्ट्रॉन जो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाएगा वो 0 बच जाएगा। यानी कि ए नंबर का यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। गैस कार्बन का एक अवरोध नहीं है। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने क्या देखा, जो फ्लोरीन है वो भी हमारा क्या है, कार्बन का अवरोध है। हीरा भी हमारा कार्बन का अवरोध है। ग्रेफाइट भी हमारा क्या है, कार्बन का अवरोध है। यहाँ पे दोस्तों जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का अवरोध नहीं है। तो यहाँ पे बी नंबर का हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, इसमें अगर देखें तो ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का अर्थ क्या है, CO2 है। तो ये हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसमें भी तो कार्बन पाया जाता है। तो इसे कार्बन का अवरोध क्यों नहीं बोला जाता। तो अप्रूव हम तो इसे बोलते हैं दोस्तों, उस जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही, जैसे कि ग्रेफाइट की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ इसमें ग्रेफाइट का ही बना होगा। सिर्फ क्या होगा, ये ग्रेफाइट का ही बना होगा। सिर्फ क्या होगा, ग्रेफाइट का बना होगा। इसकी वजह से यानी कि सिर्फ कार्बन का ग्रेफाइट बना होगा। और हीरा की बात करें तो हीरा में भी सिर्फ कार्बन का ही बना होगा। यानी कि कार्बन के अलावा कोई दूसरा तत्व नहीं होगा। फ्लोरीन में भी कार्बन के अलावा कोई दूसरा तत्व नहीं होगा, और ग्रेफाइट में भी कार्बन के अलावा कोई दूसरा तत्व नहीं होगा। तो वो हमारा क्या कहलाता है, अप्रूव कहलाता है। वो हमारा क्या कहलाता है, अप्रूव कहलाता है या एलोट्रॉप कहलाता है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के अलावा दूसरा तत्व आ गया, तो दूसरा तत्व आता है तो वो हमारा अप्रूव नहीं कहलाता है। तो यहाँ पे बी नंबर का हमारा सही आंसर मिल जाएगा, जो कि कार्बन का एक अप्रूव नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अब तक ज्ञात कठोरतम पदार्थ है। तो अब तक की अगर ज्ञात कठोरतम पदार्थ की बात करें दोस्तों, तो हम क्या जानते हैं, डायमंड है। क्या है, डायमंड है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या जानते हैं दोस्तों, जो हमारा ग्रेफाइट होता है इसमें क्या होता है, करंट फ्लो करता है। क्या होता है, करंट फ्लो करता है। लेकिन फ्लोरीन या हीरा की बात करें तो इन दोनों में क्या होता है, करंट का फ्लो नहीं करता है। इन दोनों में क्या होता है, करंट का फ्लो नहीं करता है, ना ही हीट का फ्लो करता है। सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ हमारा क्या हो जाएगा, डायमंड हो जाएगा। यानी ए नंबर का इसका भी सही आंसर हो जाएगा। गैस आग को बुझाता है। आग जलाने की बात करें, आग हमें जलाने के लिए क्या चाहिए। आग अगर जलाना है, तो आग जलाना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले दोस्तों हमें आग जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और फ्यूल चाहिए। उसके साथ ही साथ एक स्पार्क या चिंगारी की जरूरत पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, आग जलेगा। और इन तीनों के एक भी अगर कमी हो जाए तो आग नहीं जलेगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा क्या होगा, आंसर नहीं होगा। तो अगर आग बुझाने की बात करें दोस्तों, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन सप्लाई को रोकना पड़ेगा। यानी कि ऑक्सीजन सप्लाई को रोकना पड़ेगा। तो जो ऑक्सीजन सप्लाई को रोकने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, सप्लाई रुक जाता है। और ऑक्सीजन का सप्लाई रुक जाएगा तो वैसे ही क्या होगा, आग जलना बंद हो जाएगा। क्या होगा, आग जलना बंद हो जाएगा। और दोस्तों जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर होता है, फायर एक्सटिंग्विशर एक्सटिंग्विशर उसमें दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बी नंबर का आंसर हो जाएगा। जो आग बुझाने का काम करता है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, और जिसे दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ या ड्राई आइस के नाम से भी जाना जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। देखिए दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड का अर्थ क्या होगा, सिर्फ एक कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड कहलाएगा। देखिए ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है दोस्तों, ये हमारा क्या है, एक गैस है। ये क्या होता है, गैस है। और कार्बन ऑक्साइड हमारा कब जनरेट होता है, जब हम किसी फ्यूल को जब हम किसी फ्यूल को आग लगाते हैं या जलाते हैं या बर्न करते हैं या जलाते हैं, तो ये फ्यूल हमारा क्या होता है, कंप्लीट नहीं जलता है। यानी कि पूर्ण रूप से क्या होता है, नहीं जलता है।
और पूर्ण रूप से नहीं जलने के कारण इससे दोस्तों जो धुआं निकलता है या जो फॉग या कोहरा टाइप में जो धुआं निकलता है वो धुआं ही क्या कहलाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड कहलाता है। ये क्या होता है, इस फ्यूल का क्या होता है दोस्तों, कंप्लीट या पूर्ण रूप से नहीं जलना, उसकी वजह से जो धुआं या जो कार्बन का ऑक्साइड निकलता है उसे कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों विकल्पों में से सभी पहले इन तीनों को पढ़ते हैं, इसके बाद देखते हैं। यह जीवाश्म ईंधनों के अपूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। बिल्कुल सही कथन बोला गया है। यह एक दुर्गंधन युक्त गैस है। दुर्गंधन युक्त गैस है, बिल्कुल नहीं। इससे दुर्गंध दुर्गंध युक्त का अर्थ क्या है कि ये बहुत खराब दुर्गंध देता है, तो ऐसा नहीं है, ये दंड उतना नहीं है। यह मानव के लिए हानिकारक है। यहाँ पे दोस्तों देखिए क्या बोल गया, यह मानव के लिए हानि रहित है। यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला गया, हानि रहित। हानि रहित, तो ये बिल्कुल गलत कथन है, क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ये मनुष्य के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। क्या होता है, हानिकारक होता है। तो ये भी कथन क्या है, बिल्कुल गलत बोला गया। दुर्गंधन युक्त यानी कि ये दुर्गंध नहीं करता है, तो ये भी यानी कि ये भी कथन क्या है, बिल्कुल गलत है। हानि रहित की बात करें तो ये गलत है, क्योंकि ये नुकसान हमें पहुंचाता है, यानी ये हानिकारक है। हानि रहित का मतलब नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन ये वास्तविक में क्या होता है, हानिकारक होता है, क्योंकि ये नुकसान पहुंचाता है मनुष्य को। तो ये दोनों कथन क्या हो गया, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे एकमात्र कथन बी नंबर का हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व समान तत्वों वाले अन्य परमाणुओं के साथ सहयोगी होकर बड़े अणु उत्पन्न करने की विशिष्ट योग्यता रखता है। तो हम लोगों ने क्या देखा था उसका, जो हमारा कार्बन होता है खुद से क्या करता है, ये रिएक्शन करता है, और खुद से रिएक्शन करते करते यह एक बड़ा अवरोध का निर्माण कर लेता है, या एल्ट्रॉप का निर्माण कर लेता है। तो जो एल्ट्रॉप का निर्माण करता है, तो वही हमारा क्या कहलाता है, रूट कहलाता है। यानी कि जो तो अगर खुद से रिएक्शन करने की क्षमता है किसी के पास, तो कार्बन के पास क्या है, कार्बन के पास है, जिसकी वजह से फ्लोरीन, हीरा या डायमंड और ग्रेफाइट ग्रेफाइट जैसे इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है। हाँ, इसी में से आंसर होगा। शुष्क बर्फ क्या, तो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा दोस्तों, इस शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। शुष्क बर्फ या ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है। और इस कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें दोस्तों, जो कोल्ड ड्रिंक होता है, ठंडा पेप्सी, स्प्राइट, थम्स अप, उसमें डाला जाता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, वो खराब ना हो। तो यहाँ पे ये दोस्तों हमारा क्या होगा, तो शुष्क बर्फ की बात करें तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। NaCl की बात करें दोस्तों, ये हमारा नॉर्मल सॉल्ट होता है, जो हम खाना में यूज करते हैं, वो हमारा। ये ठोस जल की बात करें, ये भारी जल लेकिन भारी जल का जो हमारा सूत्र होता है वो D2O होता है। क्या होता है, D2O होता है। तो ये भी हमारा नहीं होता, ए नंबर का हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर विभिन्न रूपों की बात करें तो हम क्या जानते हैं, कार्बन हमारा क्या है, एक गैस है। लेकिन कार्बन की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर बनाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी बोला जाता है। और ये कार्बन को गैस के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ये हानिकारक हो जाता है। तो कार्बन हमारा जो होगा वो किसी किसी के भी साथ क्या होगा, आसानी से मौजूद हो जाता है, यानी किसी भी से साथ रिएक्शन आसानी से कर लेता है। तो कार्बन यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कि किसी भी रूप में या विभिन्न रूप में पाया जाता है। कार्बन का निम्नलिखित में से कौन सा अवरुद्ध धातु क्रम अपचायक माध्यम के रूप में कार्य करता है। देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पे धातु क्रम से निकालने के अपचायक माध्यम के रूप की बात करें, देखिए जो हमारा कोयला होता है, कोयला क्या होता है, कोयला को जब कोयला को जो प्रबंधक आसवन करते हैं, उनके आसवन अगर डिस्टिलेशन करते हैं, उसका प्रबंधक आसवन अगर डिस्टिलेशन अगर करते हैं, आसवन उनकी डिस्टिलेशन करते हैं, तो हमारा कोक पर क्या होता है, कोक पड़ा होता है। और इस कोक में लगभग
80 से लेकर के 85% तक क्या होता है, कार्बन होता है। क्या होता है, कार्बन होता है। जो क्या होता है, कार्बन होता है। जो क्या करता है, धातुओं का जो एस्क होता है हमारा, धातु का जो एस्क होता है, उस धातु के एस्क से, उस धातु के एस्क से धातु निकालने में मदद करता है। क्या करता है, धातु निकालने में मदद करता है। धातु के एस्क से धातु निकालने में मदद करता है। तो कोक हमारा क्या काम करता है, धातु क्रम से, धातु क्रम को एक अपचायक के रूप में काम करता है और धातु को वहां से निकालने का काम करता है। तो कोक यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चारकोल की बात करें दोस्तों, तो जो वुड कोल होता है, एक लकड़ी का जो कोयला होता है, वुड कोल, वो यहाँ पे चारकोल का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का संयुक्त रूप नहीं है। संयुक्त रूप की बात करें दोस्तों, तो संयुक्त रूप में हम क्या देखते हैं, संयुक्त रूप की बात करें तो कार्बन के अलावा उसमें दूसरा भी तत्व, कार्बन के अलावा क्या होगा, अन्य तत्व भी उसमें शामिल होगा, वो हमारा संयुक्त रूप कहलाएगा। जैसे कि अगर बात करें चौक की, चौक का हमारा क्या होता है, CaCO3, ये हमारा क्या है, चौक या मार्बल दोनों का फॉर्मूला यही होता है। चौक या मार्बल का फॉर्मूला ये हमारा आता है CaCO3। और ये डोलोमाइट की बात करें, वो डोलोमाइट की शुद्ध की बात करते हैं, डोलोमाइट की, तो वो हमारा कैल्शियम मैग्नीशियम CO3 का होल टू, ये हमारा डोलोमाइट का शुद्ध होता है CaMg। सॉरी, यहाँ पे एम को क्या लिखना है, बड़ा लिखना है, ये मैग्नीशियम उसको डिनोट करता है, यानी CaMgCO3 डू, ये हमारा डोलोमाइट का सूत्र होंगे। तो ये भी कार्बन का क्या है, एक संयुक्त रूप है, क्योंकि कार्बन इसमें, कार्बन के साथ अन्य तत्व भी पाए जाए। तो यहाँ पे दोस्तों हम हीरा की बात करें, तो हीरा हमारा क्या है, कार्बन का एक शुद्धतम रूप है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन कंपाउंड से बना होता है। तो यहाँ पे हमारा C नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गैस कार्बन का एक रूप नहीं है। तो देखिए दोस्तों, कार्बन के एक रूप की बात करें तो हीरा हमारा कार्बन का एक, क्लोरीन भी हमारा कार्बन का रूप है, ग्राफीन भी कार्बन का रूप है। और सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन में दोस्तों एक अलग ही उप धातु होता है। क्या होता है, सिलिकॉन एक अलग ही उप धातु होता है या मेटल होता है। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो B नंबर का हो जाएगा, जो क्या है, कार्बन का एक अणु नहीं है। ग्रेफीन क्या है, कार्बन का एक अणु है। कार्बन का क्या है, अणु के या इलेक्ट्रॉन है। तो पहला ही कथन हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जल और अन्य पदार्थों से रंगीन अशुद्धियों और बुरी गंध को अधिशोधित करने के लिए कार्बन के निम्नलिखित में से किस अपरूप का उपयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, जो जैसे कि जब पानी की बात करें, जैसे कि जल की बात करें, जल हमारा क्या होता है, ये गंदा हो जाता है और ये इसमें गंध भी देता है। तो जो लकड़ी का हमारा चारकोल होता है, तो ये क्या देता है, लकड़ी का जो कोल होता है, लकड़ी का कोल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, चारकोल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, चारकोल कहते हैं। और इसी चारकोल को जब हम ऊपर डाल देते हैं, तो ये चारकोल क्या करता है, पानी को शुद्ध करने का काम करता है। पानी को क्या करता है, शुद्ध करने का काम करता है। ये जो गंध होता है उसको हटाने का काम करता है। तो यहाँ पे हमारा चारकोल या लकड़ी का कोयला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वह ठोस पदार्थ जिसका सामान्य नाम शुष्क बर्फ है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा होता है, वो हमारा क्या होता है, शुष्क बर्फ। उसको क्या कहा जाता है, शुष्क बर्फ, या तो ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है। वो क्या होता है, ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये C नंबर का हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। CaCO3 की बात करें तो ये हमारा मार्बल या चौक का सूत्र होता है। एक एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु डैश से बंधे होते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर एक कार्बन की बात करें तो उसकी बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो वो जितने इलेक्ट्रॉन होता है उतने इलेक्ट्रॉन के साथ बंधे होंगे। तो 4 अन्य कार्बन के साथ बंधे होंगे। तो यहाँ पे D नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कार्बन द्वारा मजबूत बंध के गठन का एक कारण इसका डैश है। देखिए दोस्तों, अगर कार्बन किसी के साथ आसानी से बंध बनाता है तो इसका छोटा होने के कारण, अगर हम इसको हम क्या जानते हैं, जो कार्बन हमारा होता है, कार्बन की बात करें तो कार्बन की एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। और 6 होने के साथ ये 4, इसका बाध्यता कक्षा कितना होता है, 4। यानी कि ये जो तत्व हमारा 6 है, तो अगर इसकी साइज की बात करें तो ये हमारा दोस्तों बिल्कुल ही क्या होगा, छोटा होगा।
ये क्या होगा, बिल्कुल ही छोटा होगा। और बिल्कुल छोटा होने की वजह से ही ये किसी भी के साथ क्या करता है, आसानी से बंध बना लेता है या तो बॉन्ड बना लेता है आसानी से। तो यहाँ पे छोटा होने के कारण इसका अधिक फायदा होता है कि हर किसी के साथ आसानी से बॉन्ड बना लेता है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। निम्न में से कार्बन के किस अपरूप की संरचना भूगर्भीय ग्लोब के समान होती है? भूगर्भीय ग्लोब आने की दोस्तों जो फुटबॉल के जैसा होता है, फुटबॉल के जैसा या सॉकर बॉल के जैसा, फुटबॉल या सॉकर बॉल के जैसा। तो फुटबॉल को ही दोस्तों सॉकर बॉल कहा जाता है, फुटबॉल को ही सॉकर बॉल कहा जाता है। तो वो हमारा क्या था, फ्लोरीन था। तो यहाँ पे 76 का सी नंबर का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो एक भूगर्भीय ग्लोब के समान होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप नहीं है? देखिए दोस्तों, अगर ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट भी हमारा कार्बन का अपरूप है, फ्लोरीन भी हमारा कार्बन का अपरूप है, डायमंड भी हमारा कार्बन का अपरूप है, कोयला भी हमारा कार्बन का अपरूप है। लेकिन दोस्तों इसमें जरा सा चेंज है, क्योंकि जो कोयला हमारा होता है, कोयला कार्बन का तो अपरूप होता है, लेकिन कोयला में सिर्फ कोयला कार्बन का ही अपरूप नहीं होता, बल्कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य तत्व भी क्या होता है, मिक्स होता है। कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड भी क्या होता है, मिक्स होता है, या अन्य प्रकार की गैस मिक्स होता है। तो जिसकी वजह से ये कार्बन का प्योर अपरूप नहीं कह सकते हैं। कार्बन का अपरूप तो ये है, लेकिन प्योर नहीं होगा। तो डी नंबर का यहाँ पे हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कार्बन के डैश अपरूप में कार्बन परमाणुओं को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है। तो कार्बन 60 जिसे हम फुलरीन के नाम से जानते हैं, वो हमारा क्या होता है, फुटबॉल या सॉकर बॉल, सॉकर सॉकर बॉल की जैसा होता है। तो सी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सीसा पेंसिल में शीशे का प्रतिशत है। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा क्या गया, सीसा पेंसिल, यहाँ पे लिखा क्या गया है, सीसा पेंसिल, सीसा पेंसिल, सीसा पेंसिल लिखा गया है। तो इसका क्या मतलब है, शीशा मौजूद होना चाहिए इसमें, शीशा लिखा है इसमें, इसका मतलब क्या हुआ, शीशा मौजूद होना चाहिए। लेकिन इसमें जस्ट क्या होता है, उल्टा होता है। इसमें बिल्कुल ही शीशा मौजूद नहीं होता है। शीशा इसमें क्या होता है, बिल्कुल ही क्या होता है, मौजूद नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 0%, यानी कि 0% शीशा होता है सीसा पेंसिल में। इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में 3 अणु कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं, जो षटकोणीय व्यूह रचना प्रदान करते हैं। तो देखिए जो षटकोणीय व्यूह रचना प्रदान करते हैं, या 3 कार्बन, यानी कि 3 अन्य कार्बन कार्बन के साथ, यानी कि देखिए एक पहला कार्बन हो गया और 3 अन्य कार्बन के साथ ये क्या करता है, लगा होता है। 3 अन्य कार्बन के साथ लगा होता है, और ये क्या करता है, एक षटकोणीय यानी कि हेक्सागोनल निर्माण करता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। तो वो हमारा क्या होता है, ग्रेफाइड होता है। क्या होता है, ग्रेफाइड होता है। तो बी नंबर का हमारा क्या होगा, जहां पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो एक हेक्सागोनल के रूप में कार्बन का अवरूप होता है। डैश में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से बंधे हैं, जो एक त्रिआयामी संरचना का निर्माण करते हैं। त्रिआयामी यानी कि त्रिआयामी की बात कर रहा है। तो त्रिआयामी में जो हमारा होता है दोस्तों, वो हमारा डायमंड होता है। क्या होता है, डायमंड होता है। तो यह हम यहाँ पे हमारा बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कार्बन का कौन सा अपरूप जियोडेसिक ग्लोब के रूप में है? देखिए दोस्तों, जियोडेसिक ग्लोब, या तो फिर इसको ग्लोब, या तो इसको बॉल सॉकर, बॉल सॉकर, या तो इसको फुटबॉल, फुट फुटबॉल, ये इन सब में से दोस्तों जो भी नाम देगा, वो सारा का सारा क्या होगा, कार्बन का अपरूप होता है, और वो फ्लोरीन होता है। क्या होता है, फ्लोरीन होता है। तो यहाँ पे 1882 का ए नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फ्लोरीन इनमें से किसका अपरूप है? तो फ्लोरीन जो हमारा दोस्तों कार्बन का अपरूप होता है, जो डी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है? तो कार्बन की अपरूप की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा हीरा होता है। क्या होता है, हीरा, जो कि एकमात्र कार्बन का अपरूप है। तो डी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल हुआ होगा। अगर दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगता है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और
शेयर करें और लाइक करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।